हेलो एंड वेलकम बैक टू इंडिया अनवील्ड, जहां हम उन चीज़ों को देखते हैं जो रोज सामने होती है लेकिन उनकी कहानी कभी पूरी तरह समझ नहीं आती। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पैकेट की जो हर घर में हर किराने की दुकान पर मिलता है। एक ऐसे स्वाद की जो बचपन से लेकर जवानी तक साथ चला है। एक ऐसे 2 मिनट की जो कभी सिर्फ 2 मिनट हुए ही नहीं। मैगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने जिंदगी में पहली बार खुद क्या बनाया था तो बहुत लोगों का जवाब यही होगा, मैगी। अगर पूछूं कि हॉस्टल की सबसे यादगार रात किस चीज के साथ गुजरी थी तो शायद जवाब यही होगा, मैगी। ये सिर्फ नूडल्स नहीं है, ये एक रिचुअल है। पानी उबालना, केक जैसा सूखा ब्लॉक तोड़कर डालना, मसाले का पैकेट फाड़ना, चम्मच से हिलाना और फिर उस खुशबू का धीरे धीरे कमरे में फैलना। उस खुशबू में एक अजीब सी तसल्ली होती है, जैसे सब ठीक हो जाएगा। इंडिया एक ऐसा देश है जहां घर का खाना सिर्फ खाना नहीं होता, वो परंपरा होती है। माँ का प्यार होता है, परिवार का साथ होता है। पर सवाल यह है कि मैगी यहां जगह कैसे बना ली? कैसे एक फॉरेन प्रोडक्ट ने इंडियन रसोई में अपनी कोई कोना पकड़ लिया? कैसे एक स्नैक इमरजेंसी मील बन गया? कैसे 2 मिनट में इतनी गहरी यादें बना दी कि जब 2015 में या कुछ महीनों के लिए मार्केट से गायब हुई तो लोगों को असली कमी महसूस हुई? ये भूख का सल्यूशन नहीं था, ये तन्हाई का सल्यूशन है, ये थकान का सल्यूशन है, ये ब्रोक होने का सल्यूशन है और ये कंफर्ट है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि मैगी न सिर्फ पेट नहीं भरा, उसने एक पूरी पीढ़ी को, सोच को रिफ्लेक्ट किया, फास्ट होते इंडिया को रिफ्लेक्ट किया। तो सुनते हैं कहानी मैगी की। ये कहानी टेस्ट की है, लेकिन सिर्फ टेस्ट की नहीं, ये कहानी मेमोरी की भी है, आइडेंटिटी की भी है और उन छोटी छोटी चीजों की है जो धीरे धीरे कल्चर बन जाती है। तो शुरू करते हैं एक सिंपल सा सवाल से, क्या मैगी सिर्फ खाना है या फिर एक मॉडर्न इंडिया की जरूरत? चलिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं। आज की मैगी हर जगह मिलती है, हर दुकान पर, हर शहर में, हर गांव तक। लेकिन एक वक्त था जब इंडिया मैगी को समझ ही नहीं पाया था। 1980s का इंडिया। रसोई घर का मतलब था सुबह से तैयारी, सब्जी काटना, आटा गूंदना, कुकर की सीटी। खाना घर में बनता था और घर के लिए बनता था। इंस्टेंट का कॉन्सेप्ट ज्यादा पॉपुलर नहीं था, फास्ट फूड का कल्चर अभी डेवलप नहीं हुआ था। इसी दौरान एक फॉरेन ब्रांड इंडिया में एंटर करता है, पैकेट में बंद नूडल्स, साथ में एक छोटा सा मसाला सैशे। क्लेम ये कि सिर्फ 2 मिनट में तैयार। 2 मिनट का खाना। उस समय यह आइडिया थोड़ा अजीब लगा। लोगों को लगा ये पूरा मील नहीं हो सकता, ये पेट कैसे भरेगा, इसमें पोषण कितना होगा, घर के खाने का क्या होगा? शुरू के सालों में रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो था, इंडिया रेडी नहीं था। पर ब्रांड ने इंडिया को समझने की कोशिश की, टेस्ट को एडजस्ट किया, मसाले को इंडियन पैलेट के हिसाब से बनाया। एडवर्टीजमेंट में माँ और बच्चों को दिखाया। मैसेज सिंपल था, जब बच्चा भूखा हो और टाइम कम हो तब मैगी। यहां से इंपॉर्टेंट शिफ्ट शुरू हुआ। स्विट्जरलैंड में जूलियस माइकल जोनस मैगी नाम के एक उद्यमी व्यक्ति थे। उनके पिता मिल चलाते थे। पिता के बाद यह मिल जूलियस मैगी के हाथों में आ गया। यह वक्त करीब 1880-82 का था। इस समय औद्योगिकरण अपने चरम पर था। हजारों फैक्ट्रीज खुल रही थी और इनमें मजदूरों की संख्या बढ़ती जा रही थी। जूलियस के मिल में भी काफी मजदूर काम कर रहे थे। इन मजदूरों को पूरा दिन काम करना पड़ता था। इस कारण उन्हें खाना बनाने का समय नहीं मिल पा रहा था। वो अक्सर बहुत ही ठंडा और बासी खाना खाते थे या गर्मी के लिए शराब पीते थे। इस कारण मजदूरों में कुपोषण की समस्या बढ़ने लगी, जिससे पेट की बीमारी और शिशु मृत्यु दर में इजाफा होने लगा। मजदूरों की मौत भी होने लगी। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए कुछ फैक्ट्री के मालिकों ने कॉमन गुड सोसाइटी नामक एक संस्था का गठन किया। 1882 में एक मीटिंग हुई जिसमें निर्णय लिया गया कि इन मजदूरों को भोजन में पर्याप्त प्रोटीन देने के लिए दाल और जल्दी से खाना बनाने के लिए कोई तरकीब निकाली जाए। इस तरह जूलियस जोनस मैगी के दिमाग में एक आइडिया आया। जूलियस मैगी ने अगले 2 सालों तक विभिन्न तरह के दालों को पीसकर इसे पौष्टिक और इंस्टेंट फूड बनाने का प्रयोग किया। फिर 1884 में 1884 में सोसाइटी के सामने इसे पेश किया। मैगी को अगले 3 साल तक दालों से सूप पाउडर बनाने का अधिकार मिल गया। जब सोसाइटी पर कुछ आरोप लगने लगे तो मैगी ने दालों का आटा बनाकर उसमें पौष्टिक चीजें मिला दी और पहली बार नूडल्स के रूप में इसे विकसित किया। इसी साल ये मार्केट में आ गया और देखते देखते इतना पॉपुलर हो गया कि हर तरफ इसकी मांग बढ़ने लगी। कंपनी ने कई नई तरह की मैगी बनानी शुरू कर दी। मैगी का विस्तार भी तेजी से हुआ। 1985 में दालों के आटे की 9 किस्में बाजार में उतारी गई।
1886 में 1886 में जूलियस मैगी ने पहली बार औद्योगिक स्तर पर एसिड हाइड्रोलाइज्ड वेजिटेबल प्रोटीन बनाया, जिससे नया मैगी सीजनिंग तैयार हुआ। 1887 में जर्मनी के सिंगन में मैगी का गोदाम खोला गया। देखते देखते यूरोप के कई देशों में फैल गया। 1889 में कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदला गया और जूलियस मैगी जनरल डायरेक्टर बने। 1908 में मैगी ने बुलियन क्लब लॉन्च किया, जिसने पहले के बुलियन कंस्टेंट कैप्सूल की जगह ली। 1902 से मैगी पेरिस में रहने लगे और यहीं से अपना कारोबार चलाने लगे। 1912 में मैगी का निधन हो गया और इसके बाद यह होल्डिंग कंपनी बन गई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मैगी कंपनी पर नाजी जासूस होने का आरोप भी लगा। इसके बाद लंबी सामाजिक और कानूनी लड़ाई लड़कर इससे बाहर निकले। 1947 में कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी फूड कंपनी नेस्ले के हाथ में आ गई। नेस्ले के हाथ में आने के बाद ग्लोबल बन गई मैगी। 1947 में 1947 में मैगी कंपनी को नेस्ले ने खरीद लिया। हालांकि खरीदने में कई तरह की कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन इसके बाद मैगी ने 100 से ज्यादा देशों में अपना पैर पसार लिया। अब यह ब्रांड सिर्फ एक यूरोपीय उत्पाद न रहकर दुनिया भर के किचन का हिस्सा बन गया। नेस्ले के मजबूत ग्लोबल नेटवर्क, रिसर्च और मार्केटिंग के दम पर मैगी का विस्तार तेजी से हुआ। इंस्टेंट नूडल्स, सूप, सीजनिंग, सॉस और रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स की रेंज बढ़ने लगी। नेस्ले के तहत क्वालिटी कंट्रोल, फूड सेफ्टी और न्यूट्रिशन पर खास जोर दिया गया। कई बार इसमें गड़बड़ी भी हुई, पर बड़े पैमाने पर उत्पादन, बेहतर सप्लाई चेन और आक्रामक ब्रांडिंग ने मैगी को इंस्टेंट फूड सेगमेंट का लीडर बना दिया। आज मैगी 100 से ज्यादा देशों में मौजूद है और नेस्ले के सबसे सफल ब्रांड्स में से गिनी जाती है। भारत में मैगी की शुरुआत थोड़ी देर से हुई। 1974 में मैगी को भारत में लॉन्च किया गया। शुरू में जब मैगी आई तो लोगों को कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि यह है क्या। भारत में इंस्टेंट फूड का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, इसलिए लोगों के मन में जिज्ञासा भी थी और संदेह भी। जब मैगी पहली बार बाजार में आई तो कई लोगों ने पूछा, ये सेवइयां है क्या? लेकिन जैसे जैसे मैगी भारतीय स्वाद में घुलने लगा, तब ये लोगों को दीवाना बनाने लगा, खासकर स्टूडेंट्स और युवा वर्ग को। देखते देखते मैगी बच्चों के लिए जान और हॉस्टल्स की शान होने लगी। 2 मिनट नूडल्स का आइडिया शहरी परिवारों, कामकाजी महिलाओं और छात्रों को खूब पसंद आया। इसका स्वाद, जल्दी बनने की सुविधा और किफायती दाम ने मैगी को घर घर तक पहुंचा दिया। मैगी के पोर्टफोलियो में नूडल्स, सॉस, क्यूब्स, नारियल दूध पाउडर, कप नूडल्स और मसाला मैजिक जैसे उत्पाद शामिल हैं। धीरे धीरे मैगी सिर्फ खाना नहीं रहा, बल्कि भावनाओं से भी जुड़ गया। बरसात, हॉस्टल लाइफ, पहाड़, देर की भूख और पारिवारिक पलों की पहचान बन गई। 2 मिनट में तैयार मेरी मैगी जैसी बातों ने इसे एक कल्ट ब्रांड बना दिया। खास बात यह है कि मैगी ने खुद को रोटी और चावल का कॉम्पिटिटर नहीं बनाया। उसने अपनी कैटेगरी क्रिएट की। उसने कहा, मैं मील नहीं हूं, मैं क्विक सोल्यूशन हूं, मैं बीच का फल हूं, मैं स्कूल से आने के बाद का स्नैक हूं। और धीरे धीरे इंडिया ने इसे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। अर्बन फैमिलीज में जहां दोनों पेरेंट्स काम करने लगे थे, वहां टाइम एक लग्जरी बन रहा था। मैगी ने टाइम बचाया, बच्चों को टेस्ट दिया, मदर्स को कन्वीनियंस दिया और धीरे धीरे किचन शेल्फ पर परमानेंट जगह मिल गई। इंडिया चेंज हो रहा था, सिटीज एक्सपैंड हो रही थी, न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रही थी, लाइफस्टाइल थोड़ा फास्ट हो रहा था। और इसी बीच ये पैकेट जो एंट्री ली थी, वो भी फास्ट होते दिनों में एक साथी बन गई थी। मैगी हमें यह बताता है कि कभी कभी किसी प्रोडक्ट की सक्सेस सिर्फ टेस्ट पर डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है समय पर, सोसाइटी किस डायरेक्शन में जा रहा है और कौन उस डायरेक्शन को पहले समझ लेता है। 2 मिनट, बस 2 मिनट, इतना छोटा सा वक्त, लेकिन इसी छोटे से वक्त ने एक पूरी जनरेशन को इन्फ्लुएंस किया। सोचिए, अगर मैगी 10 मिनट या 20 मिनट लेती, शायद वो सिर्फ एक पैकेज्ड फूड होती, लेकिन 2 मिनट का प्रॉमिस ने इसे अलग बना दिया। 2 मिनट का मतलब है इंस्टेंट रिलीफ। मॉडर्न इंडिया फास्ट हो रहा था और साथ ही हर कुछ तेजी से बढ़ रहा था। यहां पे ये सिर्फ मार्केटिंग लाइन नहीं थी, ये एक कल्चरल स्टेटमेंट था। 2 मिनट का कॉन्सेप्ट इंडिया के लिए नया था। घर का खाना पेशेंस मांगता है, पर मैगी ने पेशेंस को कंप्रेस कर दिया। उसने वेट को शॉर्ट कर दिया, उसने हंगर और सेटिस्फैक्शन के बीच का गैप कम कर दिया। मैगी की एक कमाल की स्ट्रैटेजी ये रही कि उसने सिर्फ नूडल्स के रूप में खुद को प्रेजेंट नहीं किया, उसने अपने आप को एक सोल्यूशन के रूप में प्रेजेंट किया। जब बच्चा भूखा हो और टाइम कम हो, जब किचन में तैयारी चल रही हो और अचानक डिमांड आ जाए, जब थकान ज्यादा हो और एनर्जी कम, मदर्स के लिए भी एक छोटा सा रिलीफ था। मैगी ने गिल्ट को कम किया,
उसने कहा कि ये स्नैक है, ये ट्रीट है, ये ओकेजनल है, और धीरे धीरे वो ओकेजनल रेगुलर बन गया। चलिए समझते हैं कि कैसे मार्केटिंग के थ्रू सिर्फ बच्चे टारगेट नहीं किए गए, उनके मदरहुड को समझा गया, उस गिल्ट को समझा गया जो वर्किंग मदर्स फील करती थी जब उनके पास हर वक्त इलैबोरेट कुकिंग का टाइम नहीं होता था। अब सिंपल सी बात है, अगर कोई प्रोडक्ट सपोर्ट बन जाता है तब वो शेल्फ से उठकर रूटीन का हिस्सा बन ही जाता है। इसलिए मैगी का कल्चर सिर्फ यूथ कल्चर नहीं है, ये घर का कल्चर है। माँ के शॉर्टकट्स आज भी किचन्स में यूज होते हैं, और शायद इसीलिए मैगी को सिर्फ स्नैक कहना थोड़ा कम लगता है। कभी कभी जरूरत का मतलब सिर्फ भूख नहीं होता, कभी कभी जरूरत का मतलब होता है टाइम बचाना, एनर्जी बचाना और थोड़ा सा सुकून पाना। और लोगों की जिंदगी में एक टाइम तो ऐसा आता ही है जब वो अकेले किचन में खड़े होते हैं, सब कुछ खुद से करना है। बहुत लोगों के लिए वो पहला एक्सपेरिमेंट मैगी था। ना कुछ बनाना आता था, ना काटना आता था, लेकिन मैगी का प्रोसेस सिंपल था। पैकेट के पीछे लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप, पानी उबालो, नूडल्स डालो, मसाला डालो, 2 मिनट रुक जाओ और बन गया। खैर ये 2 मिनट में तो कभी बनी नहीं, पर ये कॉन्फिडेंस जरूर देता था। इस मार्केटिंग के थ्रू पहले जो खाना बनाना एक स्किल था, मैगी ने एंट्री लेवल कुकिंग को डेमोक्रेटाइज कर दिया, सबके लिए एक्सेसिबल बना दिया। इसने जेंडर रोल्स को भी हल्का चैलेंज कर दिया। लड़के जो कभी किचन के पास नहीं गए थे वो हॉस्टल में मैगी बना रहे थे, दोस्तों के साथ शेयर कर रहे थे। जैसा कि हमने मैगी की हिस्ट्री में सुना कि उनका फोकस शुरू में नूडल्स पर नहीं था, फोकस था कन्वीनियंस और न्यूट्रिशन पर। सूप मिक्सेस और रेडी प्रोडक्ट्स बनाए गए जो वर्किंग फैमिलीज को सपोर्ट कर सकें, वर्किंग क्लास को सपोर्ट कर सकें। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी, मैगी का डीएनए शुरू से ही कन्वीनियंस में था। ये सिर्फ टेस्ट की कहानी नहीं है, ये इंडस्ट्रियल दुनिया का क्राइसिस है, उसकी कहानी है। समय की कमी ने प्रोडक्ट को जन्म दिया, फिर धीरे धीरे 20वीं सदी में इंस्टेंट नूडल्स का कॉन्सेप्ट एशिया में पॉपुलर होने लगा। वर्ल्ड वॉर के बाद फास्ट एंड अफोर्डेबल फूड की डिमांड और बढ़ गई, अर्बनाइजेशन तेज हो रहा था। ये वही पैटर्न था जो बाद में इंडिया में भी रिपीट होना था। 1980s तक इंडिया एक ट्रांजिशन फेज में था। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से पहले का समय था, लेकिन सिटीज बदल रही थी, मिडिल क्लास एक्सपैंड हो रहा था, टेलीविजन घरों में एंटर कर रहा था, एडवर्टाइजिंग पावरफुल हो रही थी। इसी वक्त एक मल्टीनेशनल कंपनी नेस्ले ने इंडियन मार्केट में एंट्री का डिसीजन लिया। उन्होंने रिसर्च की, इंडियन टेस्ट को समझा, स्पाइस लेवल एडजस्ट किया और सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझी, इंडिया में खाना सिर्फ नेसेसिटी नहीं है, इमोशन है। इसलिए प्रोडक्ट को सिर्फ फास्ट फूड के रूप में लॉन्च नहीं किया गया, उसे स्नैक के रूप में पोजीशन किया गया, माँ और बच्चे के बीच के मोमेंट के रूप में एडवर्टाइज किया गया। यह स्ट्रैटेजी बिल्कुल रैंडम नहीं थी, यह रिसर्च बेस्ड थी। मार्केट स्टडीज ने दिखाया है कि इंडियन हाउसहोल्ड्स घर का ट्रेडिशनल मील रिप्लेस नहीं करेंगे, इसलिए रिप्लेस करने की कोशिश की ही नहीं गई। एक नया कंजप्शन मोमेंट क्रिएट किया गया, बिटवीन मील्स, आफ्टर स्कूल, लाइट हंगर। ये एक ब्रिलियंट सोशियोलॉजिस्ट अंडरस्टैंडिंग थी। मैगी की सक्सेस एक्सीडेंट नहीं थी, ये ग्लोबल इंडस्ट्रियल चेंज और लोकल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग का कॉम्बिनेशन था। स्विट्जरलैंड की फैक्ट्री फ्लोर से लेकर इंडियन रसोई तक सफर सिंपल नहीं था, लेकिन एक चीज कांस्टेंट रही, टाइम की कमी। और जब वो समय कम होता है तो इंसान सोल्यूशन ढूंढता ही है, और मैगी खाने का वही सोल्यूशन बनकर आ गई। अगर आप 90s के बच्चे हैं तो एक जिंगल जरूर याद होगा, बस 2 मिनट। टेलीविजन का ज़माना नया था, हर घर में केबल नहीं थी, लेकिन जो भी चैनल्स थे उन पर कुछ एड्स बार बार आते थे, और उनमें से एक था मैगी। ये भी एक एड नहीं, कल्चरल प्रोग्रामिंग थी। एड में दिखाया जाता था स्कूल से घर आता हुआ बच्चा, थोड़ा सा भूखा, थोड़ा सा इम्पेशेंट, माँ मुस्कुराते हुए किचन में गैस चलाती थी, पानी उबालती थी, 2 मिनट के अंदर बाउल टेबल पर, बच्चा खुश, माँ खुश। ये एक परफेक्ट फ्रेम था, और साइकोलॉजिकली इसने हमें इतना इम्पैक्ट किया कि मैगी एक ट्रेडिशन बन गया। मार्केटिंग की असली पावर यही होती है, वो प्रोडक्ट को मेमोरी से जोड़ देता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कोका कोला की। आपने कभी भी कोका कोला के ऐड में कोका कोला खरीदिए या कोका कोला पीजिए ऐसा सुना या ऐसा देखा है? नहीं, क्योंकि कोका कोला हमेशा एसोसिएट होता है हैप्पीनेस से। खुशी का माहौल, कोका कोला, सेलिब्रेशन, कोका कोला, मैच जीत गए, कोका कोला। तो अगर आप खुश हैं तो देयर इज कोका कोला, जस्ट लाइक दैट। अगर आप थोड़े से भूखे हैं, आपके पास टाइम कम है, तो मैगी। तो ये कभी प्रोडक्ट नहीं बेचा, ये इमोशन ही बेचते आए हैं। और ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम टेस्ट याद नहीं रखते, हम सीन याद रखते हैं, मेमोरी याद रखते हैं, वो वार्मथ याद रखते हैं। और जब बच्चे बड़े होते हैं तो वही मेमोरी उसके साथ चलती है।
एडवर्टाइजमेंट ने एक और काम किया, उसने मैगी को सेफ बना दिया। पेरेंट्स को कन्विंस किया कि ये ओकेजनल ट्रीट है, ये हार्मफुल नहीं है, ये मॉडर्न है। इस तरह एक फॉरेन प्रोडक्ट को डोमेस्टिक फीलिंग दी गई। टेलीविजन ने रीच दिया, जिंगल ने रिकॉल दिया, रेपुटेशन ने ट्रस्ट दिया, और इस ट्रस्ट से बना हैबिट। सोशियोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है नॉर्मलाइजेशन। जब कोई चीज़ बार बार हमें दिखाई जाती है तो वो नॉर्मल लगने लगती है। मैगी ने एग्जैक्टली यही किया। उसने इंडियन हाउस होल्ड्स में अपनी प्रेजेंस नॉर्मलाइज कर दी। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, एडवर्टाइजमेंट ने जेंडर रोल को सटली शेप किया। माँ ही बनाती दिखाई गई, बच्चा डिमांड्स करता दिखाई दिया। इस नैरेटिव ने प्रोडक्ट को घर के इमोशनल स्ट्रक्चर के अंदर फिट कर दिया। इस चैप्टर का पॉइंट सिंपल है, मैगी सिर्फ मार्केट में नहीं आई, वो टीवी के थ्रू घर के ड्राइंग रूम में आ गई। और जब कोई ब्रांड ड्राइंग रूम में एक्सेप्ट किया जाता है तो रसोई तक पहुंचना मुश्किल नहीं होता। भूख नेचुरली आती है, लेकिन कभी कभी एडवर्टीजमेंट उस भूख को डायरेक्शन दे देता है। मैगी ने भूख को नाम दे दिया 2 मिनट। हर किराने की दुकान एक छोटा सा बैटलफील्ड होती है। आप जब दुकान पर जाते हैं तो बस प्रोडक्ट्स देखते हो, लेकिन रिटेलर के लिए हर इंच शेल्फ स्पेस पैसा होता है। हर जगह एक नेगोशिएशन होती है। मैगी ने सिर्फ कंज्यूमर को नहीं जीता, उसने शेल्फ जीती। 1990s में जब इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड रिटेल कम था और किराने की दुकान डोमिनेट करती थी, तब किसी भी प्रोडक्ट के लिए सर्वाइवल का सबसे बड़ा फैक्टर था विजिबिलिटी। मैगी के छोटे छोटे पैकेट्स काउंटर के पास रखते थे, आई लेवल पर रखते थे। बच्चे देखते थे और तुरंत बोलते थे, मम्मी ये चाहिए। ये इम्पल्स स्ट्रैटेजी थी। रूरल एरियाज में भी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रांग बनाया गया। रिमोट टाउन्स तक सप्लाई चेन पहुंची, यानी प्रोडक्ट सिर्फ अर्बन एलीट तक लिमिटेड नहीं था। और मार्केटिंग वाले ये कहते भी थे कि आप प्रोडक्ट्स पीछे मत रखिए, आप मेरा स्टैंड लीजिए, आप उसमें प्रोडक्ट रखिए। इस तरह से रिकग्निशन बढ़ती चलेगी और ये एक साइलेंट डोमिनेंस थी। सोशियोलॉजी के हिसाब से जब कोई प्रोडक्ट हर जगह अवेलेबल हो जाता है तो वो चॉइस नहीं लगता, वो डिफ़ॉल्ट बन जाता है। मैगी भी डिफ़ॉल्ट बन गई। अगर घर में कुछ नहीं है तो मैगी है, अगर दुकान में कुछ नहीं मिल रहा हो तो मैगी मिल ही जाएगी। ये ओमनी प्रेजेंस ने मैगी को लग्जरी नहीं रहने दिया, उसने उसे नेसेसिटी जैसा बना दिया। ये हम इसे नेटवर्किंग या मार्केटिंग नहीं कह सकते, ये स्पेशल कंट्रोल था। कल्चर सिर्फ एड से नहीं बनता, कल्चर अवेलेबिलिटी से भी बनता है, और इसी अवेलेबिलिटी का फायदा मैगी ने उठा लिया। जो स्वाद आपको परफेक्ट लगता है वो लैब में डिजाइन होता है, मेजर होता है, टेस्ट होता है, फिर लॉन्च होता है। मैगी का मसाला रैंडम नहीं था, कभी इसका टेस्ट एक्सीडेंट नहीं रहा। जब एक फॉरेन ब्रांड इंडिया आता है तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है टेस्ट अडेप्टेशन। इंडिया एक सिंपल पैलेट कंट्री नहीं है। नॉर्थ अलग खाता है, साउथ अलग, ईस्ट अलग, वेस्ट अलग, स्पाइस टॉलरेंस भी रीजन टू रीजन चेंज होती है। फिर भी मैगी का एक सिंगल टेस्ट मेकर पूरे देश में चल गया। ये कैसे हुआ? रिसर्च टीम्स ने इंडियन फ्लेवर मेमोरी को स्टडी किया। उन्होंने देखा कि इंडियन फास्ट फूड में 3 चीजें डोमिनेंट होती हैं, नमक, मिर्च और एक डीप सेवरी फ्लेवर जो हम घर के खाने में नेचुरली पाते हैं। मैगी ने इन तीनों को बैलेंस किया। मसाले में माइल्ड हीट रखी गई ताकि बच्चे भी खा सकें। सॉल्ट लेवल इतना रखा गया कि इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन मिले, और एक उमामी जैसा फ्लेवर ऐड किया गया जो टंग को लिंगर करे। ये लिंगर इंपॉर्टेंट है। जब टेस्ट थोड़ी देर ज्यादा टिकता है तो ब्रेन उसे रिवॉर्ड के साथ एसोसिएट करता है, इसलिए मैगी का स्वाद सिंपल होने के बावजूद याद रह जाता है। और ये MSG की वजह से भी होता है। इसे कहते हैं टेस्ट मेमोरी एंकरिंग। एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई, मैगी का मसाला फ्लेक्सिबल था। आप उसमें प्याज डाल सकते हो, टमाटर डाल सकते हो, बटर डाल सकते हो, ग्रीन चिली डाल सकते हो, जो चाहे वो डाल सकते हो। इस फ्लेक्सिबिलिटी ने प्रोडक्ट को रिजिड नहीं रहने दिया। इंडिया एक कस्टमाइजेशन लविंग कंट्री है, हर घर का तड़का अलग होता है। मैगी ने इस हैबिट को अलाउ किया, उसने अपने आप को चेंज होने दिया। और ये कहां से आया? आपने एक ऐड देखा होगा, मेरी वाली मैगी, इसलिए तो लोग कहते हैं कि मेरी वाली मैगी बेस्ट है। ये पॉजिटिवनेस तब आती है जब प्रोडक्ट पर्सनल बन जाता है। टेस्ट इंजीनियरिंग का मतलब सिर्फ फ्लेवर बनाना नहीं होता, मतलब होता है प्रोडक्ट को कल्चर के साथ मर्ज करना। मैगी ने इंडियन मसालों को रिप्लेस नहीं किया, उसने उनके साथ एडजस्ट किया, उन्हें अडेप्ट किया। और जब कोई फ्लेवर इतना अडेप्टेबल हो जाता है तो वो सिर्फ खाना नहीं रहता, वो कैनवस बन जाता है। मैगी का असली सीक्रेट उसकी स्पीड नहीं, उसका असली सीक्रेट था भारत की टेस्ट को समझना और अडेप्ट होना। इंडिया को समझना है तो रेलवे स्टेशन को समझना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग अलग अलग शहरों से होते हैं, अलग भाषाएं, अलग बैकग्राउंड्स, लेकिन भूख तो सबको लगती है ना। एक टाइम था जब रेलवे प्लेटफॉर्म का खाना फिक्स था,
चाय, समोसा, ब्रेड ऑमलेट, कटलेट, यही स्टेपल्स थे। फिर धीरे धीरे एक और चीज दिखने लगी, मैगी। छोटे से स्टॉल, उबलता पानी, एक पतीला और प्लास्टिक का बाउल, और 5 मिनट में तैयार गर्मा गर्म नूडल्स। यह शिफ्ट छोटा था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। रेलवे प्लेटफॉर्म ट्रांजिट जगह होती है, लोग रुकते नहीं, बस गुजरते हैं। इस जगह पर जो खाना बिकता है वो क्विक होना चाहिए, पोर्टेबल होना चाहिए और अफोर्डेबल भी होना चाहिए। मैगी इन तीनों बॉक्सेस में फिट हो गई। इसने एक और काम किया, स्टैंडर्डाइजेशन दिया। अब बिहार के प्लेटफॉर्म पर हो या महाराष्ट्र के, मैगी का टेस्ट ऑलमोस्ट सेम मिलेगा। और यही प्रेडिक्टेबिलिटी ट्रस्ट क्रिएट करती है। प्लेटफॉर्म इकोनॉमी में मार्जिन इंपॉर्टेंट होता है। सस्ता रॉ मटेरियल, क्विक प्रिपरेशन, हाई टर्नओवर। मैगी वेंडर के लिए प्रॉफिटेबल थी, इसलिए उसने फास्ट स्प्रेड किया। एक और सोशियोलॉजिकल लेयर यहां है। रेलवे इंडिया का सोशल इक्वलाइजर है। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, स्टूडेंट्स, माइग्रेंट वर्कर्स सब प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं। जब एक ही फूड आइटम सब कंज्यूम करते हैं तो वो क्लास बाउंड्री को थोड़ा ब्लर करता है। मैगी प्लेटफॉर्म पर सिर्फ नूडल्स नहीं, वो एक कॉमन डिनोमिनेटर थी। और जब कोई चीज ट्रैवल के साथ अटैच हो जाता है तो वो मेमोरी कैसे ना बने। आपको शायद ट्रेन नंबर याद ना हो, लेकिन प्लेटफॉर्म वाली गरम मैगी याद होगी। जब प्राइवेट और पब्लिक दोनों जगह पर एक ही प्रोडक्ट मिलता है तो वो कल्चर का हिस्सा बन जाता है। तो मैगी ने सबको जोड़ दिया, घर, प्लेटफॉर्म, पहाड़, हॉस्टल। मैगी और हॉस्टल का तो कॉम्बिनेशन आप जानते ही होंगे। साथ ही साथ आपने नोटिस किया होगा कि मैगी की खुशबू टेस्ट से पहले आती है। जब पानी उबल रहा होता है और मसाला डालते ही स्टीम ऊपर उठती है, उसमें एक स्पेसिफिक स्मेल होती है। वो स्मेल रूम में फैलती है और तुरंत एक फ्लैशबैक ट्रिगर होता है। ये कोइंसिडेंस नहीं है। ह्यूमन ब्रेन स्मेल और मेमोरी का कनेक्शन डायरेक्ट होता है। बाकी सेंसर्स जैसे साइट और साउंड थोड़ा फिल्टर होकर प्रोसेस होते हैं, लेकिन स्मेल का सिग्नल सीधा लिम्बिक सिस्टम तक जाता है, वही एरिया जो इमोशन और लॉन्ग टर्म मेमोरी हैंडल करता है। इसलिए कुछ खुशबू आपको तुरंत बचपन में ले जाती है। मैगी की खुशबू एक इंजीनियर्ड मेमोरी एंकर बन गई। हर बार जब बचपन में स्कूल के बाद मैगी बन रही होगी तब वो स्मेल ब्रेन ने स्टोर कर ली। हर बार जब हॉस्टल में रात को बनी होगी तब वो स्मेल लोनलीनेस के साथ मिक्स हो गई। हर बार जब पहाड़ों में ठंड के बीच बनी होगी तब वो स्मेल कोल्ड एयर के साथ अटैच हो गई। एक ही स्मेल, अलग अलग इमोशंस। इसे कहते हैं लेयर्ड मेमोरी कोडिंग। मैगी का मसाला सिर्फ टेस्ट के लिए डिजाइन नहीं हुआ था, उसकी अरोमा इंटेंसिटी भी केयरफुली बैलेंस थी। ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था कि इरिटेट करे, इतनी माइल्ड भी नहीं कि नोटिसेबल ना हो। परफेक्ट रिकॉल लेवल। आप अगर आंख बंद करें और इमेजिन करें तो शायद आप भी उसकी खुशबू महसूस कर सकते हैं। ये पावर किसी भी सिंपल फूड में नहीं होती है। कुछ स्पेशल हो तभी आपको मेमोरी हिट मिलता है। मैगी ने इंडियन हाउस होल्ड्स में इतनी बार रिपीट एक्सपोजर क्रिएट किया कि उसकी स्मेल एक नेशनल मेमोरी ट्रिगर बन गई। मुझे लगता है कि ये सुनते हुए भी आप शायद उसे स्मेल कर पा रहे होंगे। स्मेल मेमोरी ड्यूरेबल होती है, वो डेकेड्स तक सर्वाइव करती है। इसलिए जब लोग 2015 के बैन के दौरान मैगी को मिस कर रहे थे तो वो सिर्फ टेस्ट मिस नहीं कर रहे थे, वो एक सेंसरी मेमोरी भी मिस कर रहे थे। एक फेमिलियर स्टीम, एक फेमिलियर बाउल, एक फेमिलियर मोमेंट। आपको याद होगा 2015 में जब आप दूसरे ब्रांड्स के नूडल्स खा रहे होगे तो एक बात तो जरूर आई होगी, यार उसकी स्मेल ऐसी नहीं है। वो न्यूरोलॉजिकल भी था। मैगी ने सिर्फ पेट नहीं भरा, उसने ब्रेन के अंदर एक परमानेंट सेंट मारकर छोड़ दिया। और जब कोई स्मेल इतनी डीपली कोड हो जाए तो वो प्रोडक्ट नहीं रहता, वो मेमोरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन जाता है। मैगी ने ग्लोबलाइजेशन को एग्रेसिव तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं किया, उसने क्वाइटली किचन में जगह बनाई। और जब लाइफस्टाइल एक्सेलरेट होता गया, मैगी का रेलेवेंस और स्ट्रांग होता गया। कभी कभी कल्चर टेस्ट से नहीं, कलर से शुरू होता है। मैगी का पैकेट सिर्फ एक रैपर नहीं था, वो एक विजुअल स्टेटमेंट है। ब्राइट येलो, ये कलर कैजुअली चूज नहीं किया गया। कलर साइकोलॉजी में येलो को वार्मथ, अलर्टनेस और ऑप्टिमिज्म से जोड़ा जाता है। ये सनलाइट का रंग है, ये सुबह का रंग है, ये शुरुआत का रंग है। इसलिए जब मैगी ने अपना विजुअल आइडेंटिटी येलो में फिक्स किया तो वो सिर्फ सुपरमार्केट विजिबिलिटी के लिए नहीं था, वो सबकॉन्शियस कंफर्ट कोडिंग था। सुपरमार्केट शेल्फ पर डजन्स पैकेट्स होते हैं। रेड अर्जेंसी क्रिएट करता है, ब्लू ट्रस्ट सिग्नल करता है, ग्रीन हेल्थ सजेस्ट करता है, लेकिन येलो अलग बिहेव करता है। येलो इनवाइट करता है, वो अग्रेसिव नहीं होता, वो सॉफ्ट ऑप्टिमिज्म देता है। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैगी का येलो कंसिस्टेंट रहा डेकेड्स तक। पैकेजिंग इवॉल्व हुई, फॉन्ट्स बदले, साइज चेंज हुआ, लेकिन येलो कांस्टेंट रहा। कंसिस्टेंसी इमोशनल ट्रस्ट बिल्ड करती है। आपके बचपन का येलो और आज का येलो सेम है,
ये कंटिन्यूटी रेयर है। विजुअल मेमोरी ब्रेन में बहुत डीपली एम्बेड हो जाती है। जब कोई कलर रेपिटेडली पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस के साथ पेयर होता है तो वो कलर खुद ही ट्रिगर बन जाता है। इससे एसोसिएटिव कंडीशनिंग कहते हैं। अगर बचपन में स्कूल के बाद मैगी का पैकेट देखा और एक्साइटमेंट फील किया तो ब्रेन ने येलो को रिवॉर्ड के साथ कनेक्ट कर लिया। अगर हॉस्टल में थकान के बाद वही पैकेट देखा तो रिलीफ मिला, तो कनेक्शन और स्ट्रांग हो गया। अब येलो देखते ही एक सटल एंटिसिपेशन एक्टिवेट होता है। यह एंटिसिपेशन ही कंफर्ट का पहला स्टेप है। और जब मैगी बैन हुआ था तो ये येलो कलर बहुत मिस हुआ था। कभी कभी कंफर्ट बोल से पहले कलर से शुरू होता है। इंडिया में इंस्टेंट नूडल्स कैटेगरी का सबसे बड़ा नाम अगर कोई है तो वो मैगी ही है। डिकेड्स तक इसका मार्केट शेयर डोमिनेंट रहा है। हर कॉम्पिटिटर को एक ही सवाल फेस करना पड़ा, मैगी के सामने कैसे टिकना है। ये डोमिनेंस कोइंसिडेंस नहीं है। इसके पीछे 3 लेयर्ड सिस्टम्स काम करते हैं: डिस्ट्रीब्यूशन, लोकलाइजेशन, ट्रस्ट मेमोरी। डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहला पिलर है। मैगी सिर्फ मेट्रो सिटीज तक लिमिटेड नहीं रही। टियर 2, टियर 3, रिमोट टाउन्स, हाईवे ढाबास, हिल स्टेशन, रेलवे प्लेटफॉर्म्स, किराना स्टोर्स, सुपरमार्केट्स, आर्मी कैंटीन्स, हॉस्टल्स, हर जगह ये फिजिकली अवेलेबल है। इंडिया जैसे जियोग्राफिकली कॉम्प्लेक्स देश में सप्लाई चेन बनाना सिंपल नहीं होता। मैगी ने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचा, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया। अब ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट देखिए। इंस्टेंट नूडल्स वर्ल्ड के सबसे वाइडली कंज्यूम्ड पैकेज फूड में से एक है। एशिया में तो ये स्टेपल कैटेगरी बन चुकी है। जापान, साउथ कोरिया, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका के कई रीजन्स, मैगी इन मार्केट्स में अपने लोकल वेरिएशंस के साथ प्रेजेंट है। ये एक इंटरेस्टिंग मॉडल फॉलो करती है। ग्लोबल ब्रांड, लोकल टेस्ट। इंडिया में मसाला फ्लेवर, मिडिल ईस्ट में डिफरेंट स्पाइस ब्लेंड्स, अफ्रीका में टोमेटो बेस्ड वेरिएंट्स। ये अडैप्टिव ग्लोबलाइजेशन है। साथ ही एक और डायमेंशन है ब्रांड रिकॉल का। इंडिया में मैगी कई लोगों के लिए जेनरिक नाउन बन चुका है। लोग कहते हैं नूडल्स बना लो, लेकिन जुबान पर निकलता है मैगी बना लो। जब ब्रांड कैटेगरी का सिनोनिम बन जाए तो वो आउटशाइन कर चुका है। ये लिंग्विस्टिक डोमिनेंस है। मैगी का रीच सिर्फ जियोग्राफी तक लिमिटेड नहीं है, वो जनरेशनल भी है। 90s पेरेंट्स, 2000s किड्स, आज के जेनजी, 3 जनरेशंस तक एक ही प्रोडक्ट कनेक्टेड है। ये रेयर कंटिन्यूटी है। ग्लोबलाइजेशन के एरा में बहुत ब्रांड्स आए और गए, मैगी टिक गई। कंपटीशन आया, प्रीमियम कोरियन रामेन वेव आई, कप नूडल्स कल्चर आया, हेल्थ नूडल्स वेरिएंट्स आए। फिर भी बेस लेवल पर जब लोग क्विक नूडल्स सोचते हैं तो डिफॉल्ट याद किया जाता है मैगी को। इस चैप्टर का कोर यही है। मैगी ने सिर्फ मार्केट कैप्चर नहीं किया, उसने मेमोरी कैप्चर की। और जब मेमोरी और मार्केट दोनों अलाइन हो जाते हैं तो ब्रांड आउटशाइन होगा ही होगा। एक वक्त था जब इंस्टेंट नूडल्स का मतलब सिर्फ एक ही नाम था, मैगी। लेकिन 2018 के बाद एक नई लहर इंडिया में एंटर हुई, कोरियन रामेन वेव। के ड्रामा कल्चर, के पॉप फैंडम, मुकबांग वीडियोस, सोशल मीडिया चैलेंजेस, सडनली लोग रामेन प्रोनाउंस करने लगे। रेड पैकेट्स, फायर नूडल्स, एक्सट्रीम स्पाइस चैलेंजेस, ये सिर्फ एक नया प्रोडक्ट नहीं था, ये पॉप कल्चर इंपोर्ट था। मैगी और कोरियन रामेन के बीच कंपटीशन सिर्फ टेस्ट का नहीं है, ये कल्चरल पोजिशनिंग का है। और इससे मैगी ने भी अडेप्ट किया, नए फ्लेवर्स लॉन्च किए, मसाला वेरिएंट्स एक्सपैंड किए। ये डिफेंसिव नहीं था, ये एवोल्यूशन था। सोशियोलॉजिकली देखें तो ये ग्लोबलाइजेशन का सेकेंड फेज है। पहले फेज में इंडिया ने फॉरेन ब्रांड को अडॉप्ट किया और इंडियनाइज किया। अब सेकेंड फेज में इंडिया डायरेक्टली ग्लोबल ट्रेंड्स कंज्यूम कर रहा है विदाउट मॉडिफिकेशन। पर अगर देखा जाए तो ये कंपटीशन बिटवीन नूडल्स, नए फ्लेवर्स एंड ट्रेंड एक वेव हो सकता है, लेकिन जो चीज़ रूटीन बन गई हो उसे हटाना आसान नहीं होता। हर चीज़ जो पॉपुलर होती है एक दिन आउटडेट भी हो जाती है। रेडियो गया, पेजर गया, वीडियो कैसेट गया। तो फिर सवाल सीधा है कि क्या मैगी भी एक दिन सिर्फ मेमोरी बनकर रह जाएगी? मार्केट के पर्सपेक्टिव से देखें तो कोई भी ब्रांड इमोर्टल नहीं होता। कंज्यूमर बिहेवियर शिफ्ट होता है, हेल्थ अवेयरनेस बढ़ता है, कंपटीशन इवॉल्व करता है। अगर फ्यूचर इंडिया अल्ट्रा हेल्थ कॉन्शियस हो गया, अगर प्रोसेस्ड फूड हेविली रेगुलेट होने लगा, अगर नए प्लांट बेस्ड इंस्टेंट ऑप्शंस डोमिनेट करने लगे, तो मैगी का फॉर्मेट चेंज हो सकता है। लेकिन डेथ और ट्रांसफॉर्मेशन दो अलग चीज़ें हैं। ब्रांड का मरना मतलब शेल्फ से गायब हो जाना, कल्चर का मरना मतलब यादों से गायब हो जाना। मैगी ऑलरेडी एक कल्चरल आर्काइव बन चुकी है। उसने 3 डेकेड्स के इंडिया को डॉक्यूमेंट किया है। लिबरलाइजेशन का इंडिया, केबल टीवी का इंडिया, हॉस्टल माइग्रेशन का इंडिया, डिजिटल एरा का इंडिया। एक ब्रांड जो इतने सोशियो इकोनॉमिक ट्रांजिशन सर्वाइव कर चुका है, वो सिंपल प्रोडक्ट नहीं होता, वो अडेप्टिव ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अगर हेल्थ कंसर्न राइज करेगा तो रेसिपी ट्वीक होगी, अगर कंपटीशन स्पाइक करेगा तो फ्लेवर डाइवर्सिफाई होगा, अगर यूथ प्रेफरेंस शिफ्ट करेगी तो मार्केटिंग टोन शिफ्ट होगा। लेकिन यहां एक और लेयर है,
अगर एक दिन मैगी मार्केट से गायब हो भी जाए तो क्या वो सच में मर जाएगी या वो फोकलोर बन जाएगी? जैसे लोग आज भी कहते हैं कि याद है वो पुरानी 90s वाली टेस्ट, वैसे ही एक दिन लोग कहेंगे कि याद है वो 2 मिनट वाली स्मेल। कल्चरल डेथ तब होती है जब नेक्स्ट जनरेशन के पास कोई रेफरेंस ही ना हो। अगर आज के पेरेंट्स अपने बच्चों को मैगी से इंट्रोड्यूस करते हैं, चेन कंटिन्यू होती है। अगर वो ब्रेक कर देते हैं तो धीरे धीरे मेमोरी डाइल्यूट होती है। इसलिए मैगी का फ्यूचर एडवर्टीजमेंट से कम और डोमेस्टिक ट्रांसमिशन से ज़्यादा डिसाइड होगा। एक सिंपल बोल से ज़्यादा पावरफुल होता है उसका इंटरजेनरेशनल पैसेज। हर जनरेशन डिसाइड करती है कि कौन सी चीज़ ट्रेडिशन बनेगी और कौन सी ट्रेंड रह जाएगी। मैगी का टेस्ट यही है, ट्रेंड बनकर फेड होगी या ट्रेडिशन बनकर इवॉल्व होगी। तो ये थी कहानी हमारी मैगी की। आई होप आपको इस एपिसोड से कुछ नया सीखने मिला हो, एक मार्केट स्ट्रैटेजी पता चली हो और अपनी मैगी के बारे में कुछ डिटेल्स पता चली हो। इंडिया अनवील्ड का मकसद यही है, रोजमर्रा की चीज़ों के अंदर छुपा हुआ देश दिखाना, उन चीज़ों को रिकॉर्ड करना जिनको हम नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि कभी कभी सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानियाँ ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स में ही छुपी होती हैं। अगर आपको ये जर्नी मीनिंगफुल लगी हो, अगर आपने अपने आप को इस कहानी में कहीं ना कहीं देखा हो, तो इंडिया अनवील्ड को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस एपिसोड टू योर फ्रेंड्स, योर हॉस्टल ग्रुप, योर फैमिली। शायद किसी और के पास भी एक 2 मिनट वाली मेमोरी हो जो वो कभी शेयर नहीं कर पाया, और शायद ये एपिसोड सुन के वो भी अपने 2 मिनट वाली स्टोरी याद कर पाएगा। ये था इंडिया अनवील्ड। मैं हूँ राकेश सोनी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर लिसनिंग।